बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आप लोग को मेरे ये केसेस आपके लिए हेल्पफुल हैं। मुझे कमेंट्स आपने लिखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिसने भी मुझे बताया है कि उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और उन्होंने मुझे कहा है कि हफ्ते में मैं 2 केसेस करूं, तो मैं कोशिश तो करूंगी अपनी सी, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो मेरी प्लेलिस्ट अगर आपने देखी हो तो मैं इसमें फिजियोलॉजी के भी लेक्चर्स अपलोड करती हूँ, मेडिसिन के भी करती हूँ, और ये केस डिस्कशन है। और इसके अलावा पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी मैंने एक ऑप्शन रखा हुआ है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। तो मैं वैसे मुझे, चूँकि मुझे अच्छा बहुत लगता है, मज़ा आता है मुझे, तो मैं कोशिश करके वक्त निकाल के जितना हो सकेगा मैं करूँगी। तो आज हम केस नंबर 8 देखने लगे हैं। और ये केस भी मैंने प्रीवियस FCPS पार्ट 2 के पेपर्स में से हल किया था, तो देखें क्या है वो। इसमें पूछा है कि अ 48-year-old woman presented with history of fever, chest pain, arthralgia for 1 month. She has lost 2 kg weight. On examination, she was febrile, pulse 96 per minute, blood pressure of 120/80 millimeter of mercury. She was pale but had no lymphadenopathy. There are signs of bilateral pleural effusion and a pericardial rub. She also had a mild hepatosplenomegaly. Investigations reveal ESR of 90 millimeter in first hour, hemoglobin 86 gram per deciliter, normal TLC and DLC, urine albumin is positive. ALT is 98 international unit per liter, AST 46, bilirubin 2.5 milligram per deciliter, serum creatinine 99 millimole per liter. अब ये आप देखें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है इसकी, और ये मिडिल एजड वुमन है, और इसको फीवर है 1 महीने से, पेन, चेस्ट पेन, आर्थ्रैल्जिया, और 2 kgs का वेट लूज़ हो गया। उसके अलावा इसको आप देख रहे हैं, इसमें मल्टी सिस्टम डिजीज़ लग रही है, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन भी है, पेरिकार्डियल रब भी है, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली है, ESR बहुत बड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, ठीक है। थोड़ा सा ALT AST बड़े में है, और क्रिएटिनिन भी, ठीक है। तो इसकी मैंने अच्छा, पहले आप क्वेश्चन देख लें क्या पूछे उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। जाहिर है कि एक डायग्नोसिस में बन रही है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस यू विल कैरी आउट, गिव जस्टिफिकेशन फॉर ईच, ठीक है। तो पहली डायग्नोसिस तो जो बन रही है मोस्ट लाइकली, वो है, आप भी समझ ही गए होंगे, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, as it is a multi-system disease in a middle-aged woman fulfilling 4 criteria for SLE. अब जो हमारे 11 क्राइटेरिया हैं, उसमें से इस पेशेंट में 4 क्राइटेरिया आप देखें तो पूरे हो रहे हैं। एक है आर्थराइटिस सिंस 1 मंथ, दूसरे है सीरोसाइटिस, बायलैटरल प्लूरल फ्यूजन है, पेरिकार्डियल रब है। नंबर 3 रीनल डिजीज़। अब ज़ाहिर है रीनल डिजीज़ जो है वो SLE में जो है ना बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है। तो हमेशा जो SLE का पेशेंट है उसकी यूरिन DR करा के और क्रिएटिनिन आपको करा के देखना होता है कि उसका रीनल स्टेटस क्या है। तो रीनल डिजीज़ में लूपस नेफ्राइटिस इंडिकेटेड बाय प्रोटीन इन द यूरिन, और थोड़ा सा जो इसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। नंबर 4 हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर भी है, यानी मार्केट अनीमिया है, इसको 8.6 विद रेज्ड बिलिरुबिन इंडिकेटिंग हेमोलिसिस, ठीक है। उसको हम कंफर्म कर लेंगे कि हेमोलिसिस हो रहा है या नहीं। डायग्नोसिस ऑफ SLE डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स एंड प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब एक दफ़ा आप रिवाइज कर लेंगे क्या है। SLE में 4 या 4 से ज़्यादा अगर क्राइटेरिया इन 11 क्राइटेरिया में से पूरा हो रहा है तो SLE पक्का पक्का होता है, ठीक है। तो diagnostic criteria for SLE more than 4 or more than 4 criteria makes the diagnosis of SLE. Number 1 is malar rash. Number 2 discoid lupus. Number 3 photosensitivity. Number 4 oral ulcers. Number 5 arthritis. Number 6 serositis. Number 7 renal disorder. Number 8 neurologic disorder. Number 9 hematologic disorder. Number 10 immunologic disorder. And number 11 anti-nuclear antibodies. ठीक है।
अब सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है क्या? इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज इन विच ऑर्गन्स एंड सेल्स अंडरगो डैमेज mediated by tissue binding autoantibodies and immune complexes. 90% of the patients are women of childbearing years, but people of both sexes, all ages and all ethnic groups are susceptible. ठीक है, तो अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखें. बहुत इंपॉर्टेंट है हर डिजीज़ की पैथोजेनेसिस. अगर आपको सही से आती है तो आप आराम से जो है ना उसकी जो भी थेरेपी है वो समझ सकते हैं, प्लस जो नई थेरेपीज आ रही हैं उनको समझ सकते हैं कि क्या उसका रोल होगा इस डिजीज़ में जिसकी पैथोजेनेसिस अभी हम देख लेते हैं कि क्या है. अब वैसे तो कहते हैं कि भाई अननोन ही एटियोलॉजी है, लेकिन थोड़ी जो पैथोजेनेसिस इसकी के हो कैसे जाती है वो जो है ना इस डायग्राम में आप देखें. लेफ्ट साइड को पहले आप देखें, ऊपर जीन्स लिखा हुआ है, सेकंड फिर एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेज है. अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. 4 इन्फ्लेमेशन है, 5 डैमेज है. ठीक है, तो हम पहले से शुरू करते हैं. देखें SLE जो है उसमें जीन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. जीन्स जो हैं वो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ मिलके ऐसी चेंजेस करती हैं कि वो उनमें ऐसा हो जाता है कि कुछ एंटीजन ऐसे बनने लगते हैं जो मतलब ऑटो एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं. यानी जो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें सप्रेसिव नेटवर्क जो है ना, जैसे उसको सप्रेस करने का कि एबनॉर्मल जो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं उनको सप्रेस करने का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है. तो पहला आप देखें जीन में ये ग्रीन कलर की जो बनी हुई हैं जीन्स उन्होंने डिनोट की हैं. फिर उसके बाद है C1Q, C2, C4, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं. कॉम्प्लीमेंट फिर जीन में जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन D2, 3 और 8 बताया हुआ है. फिर इन्होंने बताया FcR2A, 3A, 2B. FcR जो है FC रिसेप्टर बाइंडिंग जो प्रोटीन होता है वो है. फिर इंटरल्यूकिन 10 है. फिर मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन 1 बताई हुई है. फिर टायरोसिन फॉस्फेटेज. ये सारी जेनेटिक जो चीज़ें हैं ना वो मिल रही हैं एनवायरमेंटल फैक्टर से. एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे बड़ा उन्होंने बताया अल्ट्रावायलेट लाइट. अल्ट्रावायलेट लाइट से क्या होता है, जब एक्सपोज होते हैं ऐसे पेशेंट जिनमें जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो तो उनमें एपोप्टोसिस होता है स्किन में. वो एपोप्टोसिस की वजह से जो डाइंग सेल्स के ब्लैब्स होते हैं उसमें कुछ एंटीजन बनती हैं और वो एंटीजन जो है ना ये दूसरे में आप देखिए एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स में ये AG जो है वो एंटीजन डिनोट कर रहा है. तो एंटीजन जो है जब भी कोई एंटीजन आता है ना हमारी बॉडी में तो वो डेंड्रिटिक सेल या मैक्रोफेज के पास आता है. ठीक है, डेंड्रिटिक सेल जो है ना वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं. यानी इसमें डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं उस एंटीजन को जो एपोप्टोटिक सेल्स में से निकला, और वो जो है T सेल को पेश करते हैं और B सेल को पेश करते हैं. क्योंकि हमारी 2 टाइप की इम्यूनिटी है, आपको पता है. एक जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है और एक हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है. ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो B सेल एसोसिएटेड लिम्फो इम्यूनिटी है. B सेल जो है वो B लिम्फोसाइट्स जो हैं वो जब एंटीजन उनके पास आता है ना जो डेंड्रिटिक सेल ने उनको पेश किया तो वो आया तो फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्टिव होके B लिम्फोसाइट और वो बड़ा होके क्या बन जाता है प्लाज्मा सेल. प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडीज बनाते हैं. ठीक है, तो उन्होंने एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी. T सेल जो है वो एंटीबॉडी नहीं बनाता बल्कि T सेल खुद ही सेंसिटाइज हो जाता है और वो कैपेबल होता है मतलब जो भी बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी आई है उसको वो डायरेक्टली किल कर सकता है. ठीक है, अब इसमें T सेल का इतना काम नहीं है जितना B सेल का है. तो B सेल जो है ऑटो एंटीबॉडीज बनाने लगा का. ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं उनमें कोई सप्रेशन उनकी नहीं होगी, यानी कि जो सप्रेसिव नेटवर्क है वो डिफेक्टिव हो गया. ठीक है, तो वो धड़ाधड़ ऑटो एंटीबॉडीज बनाएगा. ऑटो एंटीबॉडीज यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी के जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे ना वो डिपॉजिट होने लगेंगे टिश्यू में.
जब वो डिपॉजिट होंगे तो वो अब यहाँ पे दिखाया है C3C3A, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो कंपोनेंट है CA वो एक्टिवेट हो जाएगा C3A में, और फिर वो ये कॉम्प्लीमेंट जो हैं जो एक्टिवेट हो जाएंगे वो इन्फ्लेमेशन करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेमेशन की जितनी भी चीज़ें वो होंगी। अब इसमें दिखाया हुआ मेलार रैश होगा, फिर किडनी उन्होंने दिखाया, इसमें क्या क्या होगा। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से रैश, नेफ्राइटिस, आर्थराइटिस, ल्यूकोपीनिया, CNS डिजीज, कार्डाइटिस, क्लॉटिंग एबनॉर्मेलिटीज वगैरह। ठीक है, फिर इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ऑक्सीडेटिव डैमेज टिश्यू में हो रहा है, एंड ऑर्गन डैमेज जिसे हम कहते हैं, उसमें किडनी आ गया, रीनल फेलियर हो गया, एथरोस्क्लेरोसिस, बहुत मतलब ये कि बहुत रैपिड एथरोस्क्लेरोसिस होता है इन पेशेंट्स में, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, स्ट्रोक, डैमेज फ्रॉम ट्रीटमेंट। ज़ाहिर है जो हम ट्रीटमेंट देंगे, इम्यूनोसप्रेशन करेंगे अगर हम, तो उससे भी डैमेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिल के SLE कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे पहला मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर आपको अल्ट्रावायलेट लाइट बताया, दूसरा जेंडर है। जेंडर में क्या है, फीमेल प्रीडिस्पोजिशन है इसमें, यानी 90% फीमेल्स होती हैं ना जिनको SLE होता है, लेकिन मेल्स भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें नहीं हो। लेकिन उसकी वजह ये है कि फर्टाइल एज में हो रहा है, तो एस्ट्रोजन का एक बहुत बड़ा उसमें रोल है, यानी कि एस्ट्रोजन की वजह से कुछ ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस हो जाते हैं जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन के बाद, जो उसको ना प्रोमोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक्सोजीनस भी अगर एस्ट्रोजन ले रही हो ये औरतें, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी SLE में। ठीक है, इसी तरह प्रेगनेंसी में जब एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, प्रोजेस्टेरॉन है उसकी जगह, तो इनएक्टिव हो जाती है डिसीज। अच्छा, फिर इन्फेक्शन लिखा है, इन्फेक्शन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि अभी इतना साबित नहीं हुआ है, वैसे ही देखा जा रहा है। पहले भी हमारी ये नई वाली जो एडिशन है ना, उससे मैं बता रही हूँ, उसमें भी क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगाया है। ईप्स्टन बार वायरस, ये देखा गया है कि ईप्स्टन बार वायरस इन्फेक्शन भी अगर हो उन पेशेंट्स में जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है SLE की, तो वो मिल के एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज बन सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैथोजेनेसिस। यानी पैथोजेनेसिस में आपने ये याद रखना है कि बी लिम्फोसाइट्स की ओवर एक्टिवेशन हो गई है, वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं जो सप्रेस ही नहीं हो रही हैं। तो जो भी थेरेपीज होंगी ना, वो बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स को सप्रेस करने के लिए होंगी। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा चार्ट है, अगर आप देखें तो इसमें ये बताया हुआ है कि किस तरह आप डायग्नोसिस करेंगे SLE की। सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स देख लिया, सजेस्टिव ऑफ SLE आपको लग रहा है जैसे इस सिनेरियो में बताया है, 4 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, और इसके अलावा हम अब इन्वेस्टिगेशंस में ANA भी देख लेंगे। तो आपने वो कराया, लेबॉर्ट्री टेस्ट आप कराएं, ANA, CBC, प्लेटलेट, यूरिनालिसिस, 4 चीज़ें आपने कराएं। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल आ गई हैं तो SLE बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर ऑल टेस्ट नॉर्मल, सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो आपने छोड़ना नहीं है पेशेंट को फिर आपने कुछ दिन बाद रिपीट कराना है ANA, एड एंटी dsDNA, एंटी RO। ठीक है, अब ये जो है सिनेरियो क्या हुआ कि ऑल नेगेटिव आ गया तो SLE नहीं है, कुछ दिन के बाद फिर आपने कराया फिर नेगेटिव, तो SLE नहीं है, तो पेशेंट भी फिर ठीक हो जाएगा। और कुछ इसमें से पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो फिर आपने क्राइटेरिया देखा, क्राइटेरिया मोर देन 4 है, तो फिर आप डेफिनेट कर लें डायग्नोसिस SLE हो गई। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, ANA पॉजिटिव, सीधा ANA पॉजिटिव ही आ गया तो डेफिनेट SLE है, 4 क्राइटेरिया भी पूरे हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो टेबल लिखा है ना 313, वो जो मैंने आपको क्राइटेरिया वाला टेबल दिखाया ना, बस समझेंगे वो टेबल है। ठीक है, अच्छा, फिर पॉसिबल SLE लेस देन 4 भी है तो पॉसिबल SLE। तो अब अगर डेफिनेट SLE आ रहा है मोर देन 4 क्राइटेरिया में, ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट करने से पहले जो है हमको ये डिसाइड करना होता है कि पेशेंट किस स्टेट में आया है, यानी कि सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स हैं उसको, नो लाइफ और ऑर्गन थ्रेटनिंग है अगर डिजीज, या फिर एक हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग और ऑर्गन थ्रेटनिंग डिजीज। तो अगर नो लाइफ और ऑर्गन थ्रेटनिंग डिजीज है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर एक्सेप्टेबल है
तो आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या होगा, आप एनसेड्स देंगे, एंटी मलेरियल्स देंगे, ठीक है, स्किन जो लीजन्स हो रहे हैं उसके लिए, और एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। और अगर ये माइल्ड सिम्टम्स उससे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो उन्होंने एक नई दवा निकाली है ना, तो क्या है, बेलीमुमैब। बेलीमुमैब जो है वो स्पेसिफिक बी सेल इनहिबिटर है, बी लिम्फोसाइट इनहिबिटर, तो वो फिर हम दे सकते हैं। वैसे वो एक्सपेरिमेंटली वो कहते हैं कि अभी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करी प्लस लो डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया और बेलीमुमैब ट्रायल पे दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अगर लाइफ और ऑर्गन थ्रेटनिंग है, यानी कि उसको लूपस नेफ्राइटिस या सीएनएस लूपस हुआ है या आई साइट उसकी जो है वो थ्रेटेंड है, तो फिर आप हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूजुअली विद एडिशन ऑफ सेकंड एजेंट। सेकंड एजेंट क्या है, या तो साइक्लोफॉस्फेमाइड 6 मंथ्स ओनली आप देंगे, या फिर माइकोफिनोलेट मोफिटल देंगे, ठीक है। आफ्टर रिस्पॉन्स डिसकंटिन्यू, अगर रिस्पॉन्स आ जाते हैं तो साइक्लोफॉस्फेमाइड आपने बंद कर देनी है, मेंटेन विद माइकोफिनोलेट मोफिटल और एजाथियोप्रिन। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो इनकी डोज टैपर करके फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देनी। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने इम्यूनोसप्रेशन भी किया, तो फिर जो एक्सपेरिमेंटल, इसमें तो लिखा है, ये दरअसल पुराने उसमें से मैंने इत्तेफाक से तस्वीर खींच ली थी, तो अब जो नया एडिशन है उसमें एक्सपेरिमेंटल थेरेपी में लिखा हुआ है बेलीमुमैब, यानी कि जो स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ बी लिम्फोसाइट है वो, रिटुक्सीमैब जो एंटी CD20 एंटीबॉडी है वो, और कैल्सीन्यूराइन इनहिबिटर्स हैं, और जो है वो भी है ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो ये भी अभी इन एक्सपेरिमेंट में वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारा, उन्होंने क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। अभी तो मैंने आपको सारा एक वो जो आउटलाइन है वो बता दिया। अब इन्वेस्टिगेशंस जब भी हम करेंगे ना, तो आप देख लें कि किस लिए करेंगे, टू कंफर्म डायग्नोसिस। पहले तो डायग्नोसिस कंफर्म कर लें, फिर कंफर्म करने के बाद ये नहीं कि फॉरन ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आप पहले देखें टू असेस द डिजीज सिवियरिटी, एक्टिविटी एंड फ्लेयर। अभी तो फ्लेयर नहीं हुआ हुआ, अभी क्या क्विसेंट है डिजीज या एक्टिवेट हुई हुई है। नंबर सी है टू डिटर्मिन एंड ऑर्गन डैमेज एंड टू डिसाइड अबाउट ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, टू कंफर्म डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, एक तो ANA करा लेंगे सबसे पहली चीज। अगर हमें जरा भी शुबा है 4 से ज़्यादा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, ANA कराएं, 98% मोर देन 98% में पॉजिटिव आता है। फिर दूसरा NTDS DNA करा लें, डबल स्ट्रैंडेड जो है वो स्पेसिफिक होता है, 50% होता है वो। फिर नंबर 3 एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी SM करवा लिया, 20% में पॉजिटिव आ जाता है। सीरम कॉम्प्लीमेंट्स लेवल C3 C4 करा लिए, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, लूपस एंटीकोगुलेंट, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, ये उस वक्त कराएंगे जब हमें कोई यानी क्लॉटिंग या एबनॉर्मेलिटी हमें मिल रही होगी। 6 डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव 30% होता है अगर हेमोलिसिस हो रही हो तो, ठीक है। अब B क्या है, टू असेस द डिजीज सिवियरिटी एंड फ्लेयर। अब क्या है डिजीज एक्टिविटी, एज दे आर साइंस ऑफ सीवियर डिजीज। अब देखें इसमें सीवियर डिजीज हमें कैसे पता चल रहा है, फीवर है, वेट लॉस है, पेरिकार्डियल रब भी है, बायलैटरल इफ्यूजन है, और यूरिन DR में भी देखें ना प्रोटीन भी आ रहा है। तो सीवियर अगर डिजीज नहीं हो तो कभी भी फीवर भी नहीं होगा, वेट लॉस भी नहीं होगा, और ये सब चीज़ें नहीं होंगी जो सिस्टमिक इसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम उसको असेस करने के लिए कि फ्लेयर अप हुई भी है डिजीज़, तो हम अगर जो हमने पहले DNA कराया था NTDS DNA दोबारा करा के देखें, अगर उसके टाइटर्स बढ़े हुए आए हैं ना तो उसका मतलब है डिजीज फ्लेयर अप हुई भी है। नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट लेवल करा के देखेंगे C3 एंड C4। अगर डिक्रीजिंग लेवल्स आए ना, यानी जाहिर है कि डिजीज एक्टिविटी है, तो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं, डिपॉजिशन हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का, तो ये जो C3 C4 हैं वो सारे यूज्ड अप हो रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन करने के लिए, तो वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो इट विल कंफर्म दैट डिजीज इज हैज फ्लेयर्ड अप। C to determine life threatening and organ damage and to decide about the treatment strategy। अब इसको तो इस पेशेंट को देखो आप इसको सीरोसाइटिस हुआ है, इसको लूपस नेफ्राइटिस हुआ है,
तो इसका तो इंडिकेशन बन रही है आप रीनल बायोप्सी करें, ठीक है। रीनल बायोप्सी एज दिस केस एज प्रोटीन्यूरिया विद रेज्ड सीरम क्रिएटिनिन लेवल, तो इट इज जस्टिफाइड। आप कह दें कि आप रीनल बायोप्सी क्यों करा रहे हैं इस पेशेंट में, क्योंकि आपको पता चल गया है कि डिजीज फ्लेयर्ड अप हुई हुई है, थ्रेटेंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है इसको, यानी कि लूपस नेफ्राइटिस हुआ हुआ है। तो इसलिए स्टेज उसकी जो क्लास है ना बायोप्सी की, जो रीनल इंटरनेशनल रीनल सोसाइटी है और रीनल पैथोलॉजी सोसाइटी है, तो वो ये कहती है कि आप रीनल बायोप्सी करके फिर देखें। Renal biopsy is required to see the class of lupus nephritis, and if it shows class 3 and 4 with or without class 5, diffuse proliferative glomerulonephritis, aggressive immunosuppression will be required with high dose glucocorticoids and either cyclophosphamide or mycophenolate mofetil. क्लास 1 एंड क्लास 2 लूपस नेफ्राइटिस नीड्स नो ट्रीटमेंट, इसीलिए तो आप करवाएंगे। अगर आपको क्लास 1 या क्लास 2 मिल रहा है तो आपको करने की बिल्कुल भी इम्यूनोसप्रेशन जरूरत नहीं है। क्लास 6 अगर आ गया, यानी 3, 4 और 5 के बजाय जो लास्ट है उसका स्टेज क्लास 6 लूपस नेफ्राइटिस, उसमें तो फिर देते ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्यों कि मोर देन 90% ऑफ ग्लोमेरुलाई आर स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोज, देयर इज नो रेजिडुअल एक्टिविटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो आपको कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। तो हम क्यों पेशेंट को जो है वो एग्रेसिव इम्यूनोसप्रेशन करेंगे और उसको जो है ऐसी दवाइयाँ देंगे कि उसकी पहले ही उसकी लास्ट स्टेज आएगी उसमें, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरनेशनल रीनल सोसाइटी है ना, वो ये कहती है कि आपको ये फिर क्लासेस आनी चाहिए। देखें क्लास 1 जो है ना, क्लास 1 है मिनिमल मेसेंजियल लूपस नेफ्राइटिस, मिनिमल मेसेंजियल लूपस नेफ्राइटिस। उसमें क्या होता है कि अगर लाइट माइक्रोस्कोपी से देखें तो आपको ग्लोमेरुलाई बिल्कुल नॉर्मल नज़र आते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इम्यूनोफ्लोरेसेंट से आप देखें तो आपको सिर्फ मेसेंजियम में जो है ना वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन नज़र आएगी थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, क्लास 2 क्या होता है? क्लास 1 तो मिनिमल मेसेंजियल था, क्लास 2 जो है प्रोलिफरेटिव मेसेंजियल लूपस नेफ्राइटिस होता है। उसमें क्या होता है कि आपको एक्टिव और इनएक्टिव फोकल, सेगमेंटल और ग्लोबल, एंडो और एक्स्ट्रा कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलता है, जिसमें जो ग्लोमेरुलाई है ना वो लेस देन 50% अफेक्टेड होते हैं। और उसमें भी जो है फोकल आपको मेसेंजियम में इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन मिल रहा होता है, ठीक है। ये क्लास 1 और क्लास 2 है। तो क्लास 1 और क्लास 2 में जो है ना इम्यूनोसप्रेशन इंडिकेटेड नहीं होता। अब क्लास 3 में क्या होता है कि डिफ्यूज लूपस नेफ्राइटिस हो जाता है। डिफ्यूज लूपस नेफ्राइटिस जो है फोकल ही की तरह है, लेकिन वो डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज में ये होगा कि एक्टिव और इनएक्टिव, डिफ्यूज, सेगमेंटल और ग्लोबल, एंडो और एक्स्ट्रा कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मोर देन 50% ऑफ द ग्लोमेरुलाई विल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो ये क्लास 3 हो गया। क्लास 4 में अगर इसी तरह आपको पैटर्न मिल रहा है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपोजिशन का सब एंडोथीलियल, लेकिन मोर देन 50% ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर क्लास 5 क्या है? क्लास 5 में मेम्ब्रेनस लूपस नेफ्राइटिस उसको कहते हैं, मेम्ब्रेनस, यानी कि उसमें जो है ना, इसमें सारा मेसेंजियल हो रहा था जो अभी मैंने पिछली सारी आपको क्लासेस बताई हैं। अब इसमें जो है ना वो एपिथीलियम में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एपिथीलियल इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी ग्लोमेरुलाई की। अच्छा, फिर उसके बाद है क्लास 6। क्लास 6 में भी जो है ना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप क्लास 6 आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसमें रीनल बायोप्सी में, तो उसमें ये होता है कि मोर देन 90% ग्लोमेरुलाई आर स्क्लेरोज्ड एंड विदाउट एनी रेजिडुअल एक्टिविटी। तो अगर आप इम्यूनोसप्रेशन करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए नहीं करनी चाहिए। तो क्लास 1, क्लास 2 में भी नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है। क्लास 3, 4 और 5 में आप करेंगे बहुत ही अग्रेसिव इम्यूनोसप्रेशन टू सेव द पेशेंट एंड सेव द किडनी। अगर नहीं करेंगे तो विद इन 1 और 2 ईयर्स ये वाले पेशेंट जो है ना वो एंड स्टेज रीनल डिजीज में चले जाते हैं।
ठीक है, तो क्लास 6 में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। अदर इन्वेस्टिगेशंस आप क्या कराएंगे? सीपी शोज एनीमिया, ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रेटिकुलोसाइट काउंट इफ रेज्ड कंफर्म्स हिमोलिटिक एनीमिया, जैसे इस पेशेंट में हो रहा है। इसका ब्लू रिबन थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, तो फिर रेटिक काउंट करा के देख लें, अगर बड़ी भी आ रही है तो इसका मतलब है हिमोलिसिस हो रही है। तो फिर आप जो है, पीछे हमने क्या कहा था, एक मिनट, बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है वरना भूल जाते हैं। एक, हाँ, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव कूम्स टेस्ट करा के देख लेंगे, 30% में वो होता है, याद ही नहीं आ रहा था मुझे। तो ये अदर इन्वेस्टिगेशंस हो गई, और इस तरह से आपने एसएलई को बिल्कुल अच्छे से आप डील कर लेंगे। ज़ाहिर है जब पेशेंट आपके पास आएगा, देखें असल चीज़ एफसीपीएस पार्ट 2 में ये है। पार्ट 2 क्या, हम इसलिए तो नहीं पढ़ रहे ना कि सिर्फ इम्तिहान में पास हो जाएं, अरे भाई हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अच्छे डॉक्टर बन जाएं, और कल कल को जब हमारे पास पेशेंट आए, अभी तो आप ज़ाहिर है रेजिडेंट है, जो कुछ भी आप करेंगे अगर गलत भी हो जाता है तो आपके प्रोफेसर होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो आपको सही कर देते हैं। लेकिन जब आप खुद इंडिपेंडेंटली एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे होंगे, आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए फिर आपको क्या करना है ना। तो आप जो है ना उसकी डिजीज़ की थेरेपी, पैथोजेनेसिस, कॉम्प्लिकेशंस, एसोसिएशंस बहुत ज़रूरी है याद रखना। एक एक चीज़ में आपको आना चाहिए कि भाई अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। ये नहीं कि बस अगर कोई चीज़ नेगेटिव आ गई तो ज़ाहिर है पेशेंट तो आपके पास आया ना, तो आपको उसको पूरा उसको ट्रीट करना है आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।